हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 8 जो कि सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। तो साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। देखिए पहला आपका क्वेश्चन आता है पार्थिव विकिरण क्या है। देखिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौर विकिरण मतलब हमारी जो ये पृथ्वी है, यह जो सूरज ऊपर होता है तो सूरज से प्राप्त जो किरणें होती हैं हमारी पृथ्वी को जब नीचे आती हैं वे आती हैं लघु तरंगों के, लघु का मतलब है छोटी छोटी तरंगों के रूप में आती, कितनी छोटी छोटी तरंगों के रूप में। और यह पृथ्वी के सतह को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। कैसे करती हैं, गर्म करती हैं। और पृथ्वी स्वयं गर्म होने की बजाय एक विकिरण पिंड बन जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का विकिरण करती है। अब इस बात को समझिए, यहाँ पर सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं वो नीचे की ओर आ रही हैं और छोटी छोटी आ रही हैं। इससे हमारी पृथ्वी नीचे की गर्म होगी। फिर पृथ्वी क्या करेगी, छोटी तरंगे जो उसने प्राप्त की है उसके रूप में बड़ी बड़ी तरंगे, कितनी बड़ी बड़ी तरंगे हमारे वायुमंडल में भेजेगी और इस प्रकार से हमारा वायुमंडल भी गर्म हो जाएगा। और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पार्थिव विकिरण। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण। द सेम इंग्लिश में भी एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल आपका रेडिएशन जिसमें द अर्थ रिसीव्स इंसुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स, छोटी छोटी किरणें हमारी अर्थ प्राप्त करता है, विच हीट अप अर्थ सरफेस, हमारे पृथ्वी की सतह गर्म करती है। एंड द अर्थ आफ्टर बीइंग हीटेड अप, जैसे ही हमारा अर्थ गर्म हो जाता है, हमारा पृथ्वी गर्म होता है, बिकमिंग रेडिएशन बॉडी एंड इट्स रेडिएट्स एनर्जी टू एटमॉस्फेयर अलोंग वेव्स, मतलब जैसे ही पृथ्वी गर्म हुई तो उसने छोटी छोटी तरंगों को बड़ी तरंगों के रूप में भेजना शुरू करा और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या कर दिया, गर्म कर दिया। एंड दिस हीट्स अप आवर एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल आपका रेडिएशन। ठीक है, ट्रेडिशनल रेडिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है कि भाई वायुमंडल सूर्य तप की अपेक्षा पार्थिव विकिरण से अधिक गर्म क्यों होता है। इसका रीजन आपने अभी समझा था, तो वही आंसर है। इसमें यही बताइए कि सूरज से प्राप्त होने वाली जो किरण है वो लघु तरंगों के रूप में होती है और वायुमंडल से सोख नहीं पाता है। देखिए इस बात को समझिए, जब आप मतलब एक छलनी होती है ना हमारी छलनी, तो छलनी में हम बड़े बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं, चाय जब छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रुक जाती है, लेकिन जो चाय पत्ती से अगर छोटा कोई चीज़ है तो वो हमारी छलनी से नीचे छल के आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा उसमें। सेम इसी प्रकार से समझिए कि हमारा वायुमंडल एक प्रकार की छलनी है और उससे जो किरणें हैं छल के नीचे आ जा रही हैं, उसको रोक नहीं पा रही हैं, मतलब छलनी। इसी प्रकार से वायु में जो हमारी किरण आपकी लघु तरंगे होती हैं सूरज की, वो वायुमंडल नहीं सोख पाता, एटमॉस्फेयर नहीं सोख पाता। और यह सौर विकिरण भूतल पर अधिक गर्म करता है, मतलब जैसे ऐसे किरणें आती हैं और हमारे ज़मीन को अधिक गर्म करती है क्योंकि छोटी छोटी होती हैं। और जैसे ही ये गर्म हो जाती हैं तो फिर पृथ्वी बड़ी तरंगों के रूप में इनको ऊपर करता है और वायुमंडल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या आपके जो गैसेस हैं उनको अवशोषित करता है और फिर वायुमंडल गर्म होता है। सेम क्वेश्चन इसमें भी, वाई इज द एटमॉस्फेयर मेनली हीटेड अप बाय द ट्रेडिशनल रेडिएशन रेदर देन द इंसोलेशन। तो ये आपको ने बताना है, दिस द इंसोलेशन रिसीव बाय अर्थ इज अ शॉर्ट वेव्स फॉर्म एंड हीटेड अप सरफेस। ये छोटी छोटी आपकी किरणें आती हैं, इससे हमारा सरफेस, हमारा पृथ्वी जो है गर्म होता है। एंड द एनर्जी हीट्स अप एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल रेडिएशन। तो इस बात को याद रखना। अगला है, the long wave radiation is observed by the atmosphere gases particularly by the carbon dioxide and the other greenhouse gases। तो हमारा जो मतलब एटमॉस्फेयर है वो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं पर्टिकुलरली वो एब्जॉर्व करती हैं और उससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म होता है। तो ये चीज़ आपको बता देनी है। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के अनेक तरीके हैं। अब वायुमंडल हमारा कैसे गर्म होता है, क्या तरीके हैं? तो दो तरीके होते हैं, एक आपका होता है संवहन और एक होता है अभिवहन। दोनों में आंसर सेम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो वो है लेकिन आंसर सेम लिखना है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अपने आप में ना चालन वाला आ जाता है, ये चालन कि भाई चालन से कैसे गर्म होता है। तो याद रखना एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। तो पहला है चालन जो होता है जब आसमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। मान लीजिए एक गर्म है और एक ठंडा है, जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए तो चालन हुआ। और गर्म पिंड से आपके पिंड की जो तरफ ऊर्जा है एक प्रकार से वो प्राप्त होती, दोनों तरफ एक तरफ जाती है। और जब दोनों पिंड समान तापमान के बराबर ना हो जाएं, जब तक देखो ये गर्म है और ये ठंडा है मान लो, अब ये एक दूसरे को समान करेंगे, इक्वल करेंगे और पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह की ओर एक प्रकार से कारण ये गर्म हो जाएंगे। अब पृथ्वी की निचली सतह गर्म होती है, इसी कारण से ये भी गर्म हो जाएंगे। और संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल जो हमारा लंबवत, वो लंबवत ऊष्मा प्राप्त करता है या स्थानांतरण होता है। लंबवत का मतलब ऐसा होता है, ये लंबवत होता है। ठीक है,
और संवहन गैसीय और तरल पदार्थों में होता है। संवहन कहाँ होता है? गैस में होता है और तरल पदार्थ में होता है। और यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है, मतलब अगर कोई पार्टिकल कोई मजबूत है तो उसमें संवहन नहीं होगा, जबकि इसका उल्टा अभिवहन में होगा। ठीक है, किसी गैसीय तरल पदार्थ के एक भाग से दूसरे भाग में अणुओं का ऊष्मा का संचार होता है संवहन में। ठीक है, और अभिवहन क्या करता है? इस प्रक्रिया में ऊर्जा का क्षैतिज, जैसे हमने बोला ये जो ऊपर वाला संवहन है ये कैसा है? ऐसा है। और ये अभिवहन कैसा है? ये ऐसा है। याद रखना, ये लंबवत होता है और ये क्षैतिज होता है, तो इसका क्षैतिज है। ठीक है, और मध्य अक्षांशों में होने वाली जो मौसम प्रक्रियाएं होती है वो अभिवहन के कारण होती हैं। और इस बात को याद रखना कि वायु द्वारा संचालित जो समुद्री धाराएं हैं, समुद्र की धाराएं हैं, वे भी उष्णकटिबंधीय ध्रुवों की ओर संचालित करती हैं, जिसका कारण होता है अभिवहन। इसका उल्टा कर दीजिए, जैसे आपने ऊपर वाले का क्या याद किया, ये ठोस पदार्थों में नहीं होता, तो इसका लिख दीजिए ये तरल, गैसीय और ठोस तीनों पदार्थों में होता। कौन सा? अभिवहन वाला। तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सेम इंग्लिश में ही रहेगा। There are the different ways of heating and cooling of the atmosphere and describe any three ways। तो आपका यहाँ पर एक हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। एक होता है कंडक्शन, जिसे हम बोलते हैं चालन। कंडक्शन टेक प्लेस व्हेन टू बॉडीज अनइक्वल टेम्परेचर आर इन कॉन्टैक्ट वन अनदर एंड देयर इज फ्लो ऑफ एनर्जी विच फ्रॉम दी वार्मर टू कोलर बॉडी। देखिए, गर्म से ठंडी बॉडी में जाता है और जब तक एक दूसरे को इक्वल नहीं करते थे तब तक कंडक्शन चलता है। द प्रोसेस ऑफ हीट कंटिन्यूज until the both bodies attain same temperature और contact broken। जब तक दोनों बॉडीज जो गर्म और ठंडा है एक समान नहीं हो जाती, ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर हीटेड अप इन दिस वे। हमारी जो निचली परत होती है जिसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, शोभ मंडल, वो इसी कारण गर्म हो जाती है। अगला होता है कन्वेक्शन, जिसे हम लोग संवहन बड़ा एयर। इसमें क्या होता है कि एयर जो कांटेक्ट होता है वो अर्थ के साथ होता है एंड वर्टिकली हीटेड अप होता है। वर्टिकली मतलब होता है इस प्रकार से आपका हीट करता है एंड फॉर्म ऑफ करंट आपका जो फर्दर ट्रांसमिट्स है, मतलब परिवर्तन होता है, वो एटमॉस्फेयर को हमारा गर्म कर देता है, हीट कर देता है। एंड दिस प्रोसेस वर्टिकल हीटिंग द एटमॉस्फेयर इज नॉन एज कन्वेक्शन। ये वर्टिकल मतलब ऐसे गर्म करता है एंड दिस इज नॉन एज कन्वेक्शन। इसके बाद है आपका एडवेक्शन। अब ये अभिवहन क्या होता है? इसमें जो ट्रांसफर होती है हीट वो हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना। और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज अ रिलेटिवली मोर इंपॉर्टेंट दैट वर्टिकल। जो हमारी वर्टिकल होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। और मिडिल एटीट्यूड और मोस्ट ऑफ द ट्रूनल वेरिएशन ऑफ डेली, आपका जो वेदर हमारा होता है उसके कारण आपका ये एवेक्शन के कारण आपका चेंज होता है, अभिवहन के कारण आपका चेंज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ में, जिसमें पृथ्वी के धरातल पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारण हैं? किस कारण से हमारा जो तापमान है पृथ्वी का वो प्रभावित होता है, वो चेंज होता है? फर्स्ट बोलता है अक्षांश, आपका लैटिट्यूड जो होता है, जिसके कारण किसी भी स्थान का जो तापमान है वो सूरज के ऊपर निर्भर करता है। और सूरज की मात्रा कितनी मात्रा में, सूरज की मतलब किरणें कितनी मात्रा में वहाँ आ रही है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। दूसरा हमारा होता है उत्तुंगता या ऊंचाई, जिसे हम एल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड। तो वायुमंडल जो होता है वो पार्थिव विकिरण के द्वारा नीचे की और ऊपर की ओर जाता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाता है। और यही कारण है कि समुद्र के जो आसपास के इलाके होते हैं वहाँ अधिक और ऊंचे भागों में आपका तापमान कम होता है। मतलब जो समुद्र के आसपास के इलाके वहाँ का तापमान आपका अधिक रहता है और जो पहाड़ी इलाके वहाँ का तापमान कम होता है, मतलब ठंडा होता है। तीसरा पॉइंट होता है समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी। जितना आपका डिस्टेंस रहेगा सी से, समुद्र से, उतना ही आप कह लीजिए कि जो टेम्परेचर लेवल होता है वो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। जैसे जैसे आप समुद्र की ओर जाओगे तो वहाँ धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन जो इलाके समुद्र से दूर हैं वहाँ का टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे उत्तराखंड, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का अलग है, वहीं जम्मू आपका मुंबई का, चेन्नई का टेम्परेचर बिल्कुल अलग है। तो ये बातें आप लिख दीजिए। उसके बाद आपका यहाँ है वायु संहति और महासागरीय धाराएं, एयर मासेज एंड ओशंस करेंट्स। इसमें क्या होता है कि जो वायु होती है टेम्परेचर को वो प्रभावित करती है। इसी प्रकार ठंडी और जो गर्म महासागरीय धाराएं होती हैं वो किसी क्षेत्र विशेष के इलाके को टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं। सेम इंग्लिश में आपका डिस्क्राइब द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन दी अर्थ। हमारे पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसके टेम्परेचर को डिफरेंट कर देते हैं या अलग प्रभावित करते हैं? पहला होता है एल्टीट्यूड। द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस डिपेंड ऑन द इंसोलेशन रिसीव्ड एंड इंसोलेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। हैंस आपका जो टेम्परेचर होता है उसमें वेरिंगली जो मतलब जितना प्राप्त कहाँ होता है उस डिपेंड पे, मतलब एल्टीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, आपका ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा। दूसरा होता है आपका
सॉरी दूसरा एल्टीट्यूड होता है। द एटमोसफेयर इज इनडायरेक्टली हीटेड अप ट्रेडिशनल रेडिएशन फ्रॉम बिलो। जिस प्रकार से हमारा एटमोसफेयर होता है वो पार्थिव विकिरण से गर्म होता है। एंड देयर प्लेस अ नियर सी लेवल अकॉर्डिंग टू हायर टेम्परेचर देन द प्लेसेस सिचुएटेड एंड हायर एलिवेशंस। जो इलाके आपके समुद्र के आसपास के हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है एज कंपेरिजन टू जो पर्वतीय इलाकों में होते हैं। अब जिन इलाकों का सी से आपका दूरी होता है, समुद्र से दूरी होता है, वहां पे भी टेम्परेचर बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कंपेयर टू लैंड द सी गेट्स हीटेड स्लोली एंड स्लो आपका लूजेस हीट स्लोली। मतलब ये आपका गर्म भी आपका धीरे धीरे होते हैं और ठंडे भी धीरे धीरे होते हैं। कौन से इलाके? सी के आसपास के इलाके। और जो लैंड फॉर्म्स है वो जल्दी ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म हो जाते हैं। इस बात को याद रखना। अब एयर मासेस एंड ओशन करंट्स, कौन करंट्स आप एक प्रकार से एयर्स हैं। तो जो ठंडी धाराएं होती हैं या गर्म धाराएं होती हैं वो किसी इलाके के टेम्परेचर को या तो बढ़ाते हैं या घटा देते हैं। इस बात को याद रखना। ये इसमें समझा मैंने दिया आपको। इसके साथ ही इसमें क्वेश्चन हमारा एक आता है कि भाई पृथ्वी की ऊष्मा बजट को कैसे समझ सकते हैं। ऊष्मा बजट का मतलब मान लीजिए 100 नंबर है। अब इस 100 नंबर में से कितने नंबर कहाँ किसको मिल रहे हैं, इस बात को समझना है। तो ये देखिए, सबसे पहले आप एक मैप बना सकते हो, ये चित्र बना सकते हो भैया ऐसा कि भैया सूरज है, बिल्कुल बना सकते हो अपने पेपर में भी छोटा सा, और ऐसे दिखा दो कितने परसेंट है। ये 100% है, ठीक है, 100% है। जिसमें से बोल रहा है कि 35% जो इसके मतलब परसेंटेज है सूरज की, वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में ही चली जाती है। मतलब बचे 65। कितने बचे? 65। इसमें से 27 आपकी इकाई, मतलब बची हुई 27 बादलों के ऊपरी छोर से, 2 इकाई आपका हिमाच्छादित का मतलब है हिमालय क्षेत्रों से आपके, परिवर्तित का मतलब होता है ऐसे करके ऊपर चली जाती है। मान लीजिए कोई चीज़ है, इससे आई और टकरा के ऊपर चली गई, लौट जाती है। और सौर विकिरण की इसी मात्रा को परिवर्तित जो कि आई और चली गई, तो याद रखना 27 बादलों की ओर से और 2 हिमाच्छादित क्षेत्रों की ओर से जो मात्रा चली गई है, ऐसे टकरा के चली गई है, इसको पृथ्वी का अल्बिडो बोलते हैं। एग्जाम में बहुत आता है पृथ्वी का अल्बिडो किसे कहते हैं। और प्रथम जो 35 इकाइयाँ हैं आपकी, वो बाकी 65 इकाइयों के अवशोषित होती हैं आपकी, और 14 वायुमंडल से और 51 पृथ्वी के धरातल द्वारा ली जाती हैं। और लगभग पृथ्वी के द्वारा 51% इकाइयाँ पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती। कहने का मतलब यही है कि ये आपकी छोटी छोटी किरणों के रूप में आती हैं ऐसे, और बड़ी बड़ी तरंगों के रूप में ऊपर वापस चली जाती है। कितने प्रतिशत चली जाती है? 51% चली जाती हैं, 51%। और वायुमंडल द्वारा इकाइयों का जो अवशोषण होता है, इसी को हम 14 इकाइयाँ जो सूर्य तप से और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण से होती हैं लगातार। मतलब जो ये लौट रही हैं अंतरिक्ष की ओर वापस जा रही हैं, इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि ये आपका ऊष्मा बजट को बताता है, समझाता है। अब सारा का सारा आप इस चीज़ को एग्जैक्ट नहीं याद करोगे, थोड़ा सा आपको 100 याद रखना है। 100 के बाद 35 याद रखना है कि भाई आपका अंतरिक्ष से चला जाता है। 35 के बाद 27 आपका बादलों के छोर से चला जाता है। 14% वायुमंडल में, 51% धरातल द्वारा ही एक प्रकार से संचालित होता है। ये बातें आपको याद रखनी, रफली, ज़्यादा सारी नहीं, जो बेसिक बता रहा हूँ उनमें से कुछ चीज़ें याद रखनी है। इंग्लिश में भी सेम रहेगा। एक्सप्लेन द हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन, जिसमें आपको कंसीडर करना है कि 100% आपका यहाँ पर ऊष्मा बजट है, जिसमें रफली 35% बैक कर जाता है, चला जाता है। और जो ये चला जा रहा है रेडिएशन, ऐसे चला जा रहा है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ द रेडिएशन इज कॉल्ड अल्बिडो ऑफ द अर्थ। इस बात को याद रखना, जो भी समझाया मैंने ऊपर। इसमें थोड़ा और अच्छे से कि 65% है वो ऑब्जर्व्ड आपका जो होता है, उसमें से 14% यूनिट आपका विद इन वहीं पर और एटमॉस्फेयर से चला जाता है, और लगभग 51% बाय अर्थ सरफेस से चला जाता है। अब 51% जो यूनिट होता है वो ट्रेडिशनल रेडिएशन के द्वारा जाता है, एंड 17% जो यूनिट है वो रेडिएशनल सरफेस आपका जो स्पेस है उससे डायरेक्टली, और मेनली 34% जो ऑब्जर्व कर लेता है एटमॉस्फेयर हमारा। ये बातें लगभग आपको समझ में आ रही हूँ। क्या आपका तरीका जा रहा है, कितने परसेंट आ रहा है, कितने परसेंट नहीं जा रहा है, ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया है। और जो ये पूरी मात्रा समझाता है कितने परसेंट कहाँ जा रहा है और क्या नहीं हो रहा, दिस इज कॉल्ड द ऊष्मा बजट, दिस इज कॉल्ड द हीट बजट, जो आपका अर्थ का है, उस चीज़ को समझ लीजिए। इसके साथ ही आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि तापमान का व्युत्क्रमण और प्रतिलोम किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब क्या होता है कि ऊंचाई के साथ साथ जैसे हम जाते हैं तो तापमान बढ़ने के अलावा आपका क्या होता है इसमें कि चेंजेस होता है। इसमें जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ना ही एक प्रकार से व्युत्क्रमण इसको आप कहेंगे। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो तापमान का व्युत्क्रमण कहेंगे। अब ये स्पष्ट है कि इसमें तापमान का प्रतिलोमन होता है, मतलब चेंजेस होते हैं, जिसमें ठंडी वायु
के ऊपर गर्म वायु होती है, ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु होती है, और तापमान के व्युत्क्रमण के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। तो याद रखो, पहले तो व्युत्क्रमण क्या है, मैंने कहा ऊंचाई के साथ साथ जाते जाते तापमान आपका बढ़ता है, और यही आपका तापमान का व्युत्क्रमण होता है, जिसमें आपका नीचे ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु आपकी होती है। इस बात को याद रखना। अब ये बनता कैसे कैसे, लंबी रातें, जब लंबी रातें होंगी तब आपका व्युत्क्रमण आपका होगा। जब स्वच्छ आकाश होगा, साफ हवा होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब एक प्रकार से कोई हलचल नहीं होगी, बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तब व्युत्क्रमण आपका होगा, और मेघ बादल नहीं डाल पाएंगे, और इस प्रकार से व्युत्क्रमण आपका हो जाएगा। शांत वायु, कोई हवा नहीं चलेगी, तब भी आप व्युत्क्रमण कर पाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे, कोई फोर्स उसको लगा नहीं पा रही है। शुष्क, और जो ऊष्मा हो, शुष्क का मतलब होता है, शुष्क वायु का मतलब होता है जब कोई हलचल ना हो और नमी की मात्रा ना हो वायु में हमारा, तब भी आपका जो व्युत्क्रमण है वह काफ़ी मात्रा में आपका होता है। इसी के साथ साथ हिमाच्छादन हिम और विकिरण के अधिकांश भाग को परिवर्तित कर देती है, जिससे वायु की निचली परत जो आपकी है ठंडी हो जाती है और तापमान का व्युत्क्रमण हो जाता है। कहने का मतलब जो हिमाच्छादित का मतलब हिमालय के क्षेत्र होते हैं, वहाँ सौर विकिरण अधिकांश भाग को परिवर्तित वहाँ से चली जाती है लौट के, और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में आपका तापमान का व्युत्क्रमण होता है। जैसे आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में जो कि बर्फीले क्षेत्र हैं, वहाँ धूप तो आती नहीं है, और वो उल्टा कर देती है इसको ऐसे, तो इस कारण से वहाँ पे आपका व्युत्क्रमण ज़्यादा होता है। सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, what is inversion of the temperature and explain the geographical condition for the temperature inversion। देखो यहाँ पे आपका the rise of temperature with the high is known as the inversion of the temperature। जैसे जैसे टेम्परेचर आपको ऊपर जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएंगे, दिस इज कॉल्ड द आपका inversion of the temperature। in case of inversion the temperature and the air near earth surface कोल्ड वाइल हाइयर, जो अब जाओगे वैसे वैसे गर्म, जैसे जैसे आप ऊपर यहाँ जाओगे वो ठंडा रहेगा, और जैसे जैसे आप अब हाई की ओर जाओगे वो आपका लगभग थोड़ा गर्म होना शुरू हो जाएगा, वो आपका रहेगा। एंड ये कारण है कि जिस कारण से आपका इन्वर्जन होता है, जिसमें लॉन्ग नाइट्स, लंबी रातें जब होती हैं तब इन्वर्जन होता है। कोई दिक्कत नहीं आती कि उसको फ़ायदा मिलता है, टाइम मिलता है करने के लिए, जिसमें आपका जो बूंदें होती हैं, आप सुबह सुबह देखते हो कि जब सुबह सुबह आपको पेड़ पौधों पर या घास पे आपको बूंदें मिलती है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन। स्काई, क्लियर स्काई, जब कोई स्काई जो है, जो आकाश है, वहाँ पे किसी प्रकार कोई बादल ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तब भी आपका इन्वर्जन होता है। स्टेबल वेदर, कोई जलवायु में चेंजेस ना हो तब भी आपका इन्वर्जन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका रेडिएशन ऑफ द हीट पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो स्टेबिलिटीज़ रहती है, जिस कारण से विंड मूवमेंट्स नहीं हो पाती है, डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, और वर्टिकल मिक्सिंग नहीं हो पाती है, जिस कारण से आपका इन्वर्जन हो जाता है। ड्राई एयर, ड्राई एयर का मतलब होता है कि जब आपका शुष्क वेदर रहता है, जिसमें कोई दिक्कत ना आए, मतलब जो आपकी पवनें हैं बिल्कुल उसमें नमी ही ना हो, ठीक है, वो अपने आप सब कुछ करेगा, तो उसमें आपका ड्राई एयर में भी होता है। और आइस कवर, जो आपके एरियाज जहाँ पे मतलब बर्फीला क्षेत्र होता है, हिमाच्छादित क्षेत्र होता है, वहाँ पर तो लगभग इन्वर्जन होता ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेनली आपका किरणें होती हैं वो ऐसे चली जाती हैं, मतलब जो आपकी वेज हैं वो ऐसे आके वापस चली जाते हैं, उस इलाके को गर्म नहीं कर पाती, जिस कारण से वहाँ पे इन्वर्जन होता ही होता है। ये आपके क्वेश्चन सारे के सारे रहे। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन कहीं और से नहीं आने वाला। इंग्लिश और हिंदी दोनों जो बच्चे हैं उन दोनों के लिए थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, तो साथ ही साथ चैनल को यार थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने प्यार को दर्शाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, और बताओ कमेंट करके कि अगली वीडियो कौन सी चाहते हो। इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।